आज की कहानी का शीर्षक है वो भयानक रात, जिसे लिखा है मिथिलेश गुप्ता ने। ये बात है 11 जनवरी 2004 की। समय रात्रि 11:40। अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी बेटी अर्चना, बेटे राहुल, बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मजा आया। आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद। राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और पिछली सीट पर उसके माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीजें शादी और पार्टियों में मामूली बात हो गई है। संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। उसके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। और ये सड़क और जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हे भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाएं बस। एक पल के लिए बाप और बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं है। इतनी रात में इस काले घने जंगल से फैमिली के साथ जाना आप दोनों को रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। लो जी, तेरी मम्मी तो फिर से शुरू हो गई। संग्राम सिंह ने मुंह पिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना? राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप डर क्यों रही हैं मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ तो है ना, डरने की क्या बात है फिर? संग्राम सिंह जो अर्चना के साथ बैठे हुए थे वो बोले, बेटा तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोग घर में दुबक कर ही बैठे रहें। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की सी हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में मैं इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात रात भर कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। अरे भाई, अब सारी रात एक जैसी होती है। चांद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल भी फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर अंदर से वो कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं होती, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उस कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ नहीं पाया। सुना है दुर्घटनाएं अचानक से ही होती हैं। उस एक्सीडेंट की जोरदार आवाज के कुछ पल बाद ही खामोशी छा गई थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी लोगों को कार से बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। राहुल,
संग्राम सिंह अपना घुटना पकड़कर कराते हुए बोले। अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं पापा, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था। राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब? सच में कोई टकराया था क्या? पापा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम सब बात कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो यह है कि घबराया हुआ वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक है। किसी को भी उस घटना में खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा। सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब किस चीज से टकराई थी कार? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कि कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रह कर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ। पर सच में वहाँ सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया था। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं सामने बैठी थी, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया राहुल। मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाए, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे आखिर ये सब अचानक हुआ कैसे। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। हो सकता है तुम काफी थक गए हो। बात करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है, अब जाने दो। वहाँ तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत है। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों वाली कहानियां सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेगी। संग्राम सिंह ने चिढ़ते हुए कहा और वो कार की तरफ बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हुआ लगने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। ना कोई रोशनी और ना ही कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम ने किया ही था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है। मम्मी, आप प्लीज ये सब सोचना बंद करो। राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को और अभी समय वहां से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल, अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर चला आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक्र है बोनट और हेडलाइट्स के अलावा सब ठीक है और ये स्टार्ट हो गई। वाकई कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और कार अब स्टार्ट भी हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, और वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी, कोई भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी। बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की घुन घुन वाली आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकालिए यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा,
पर ना जाने ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखो गियर भी डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, पर अभी तो सब ठीक ही लग रहा था। अब देखो तो सही, अचानक इसे क्या हो गया। मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई है पापा। अरे इतने जोर से जो पेड़ से टकराई थी। आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला, पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ए जी, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वह किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को भी महसूस कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल चुके होते ना। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई थी। एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकले और राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है। यह सोचकर जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह से चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा वो सकपकाई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही थे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना हाथ कार की हेडलाइट्स की तरफ बढ़ाया, जैसे किसी ने उसके हाथ में डंक मारकर सुन्न कर दिया हो। राहुल ने कुछ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नजर राहुल के हाथ की दिशा में पड़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही एक पल में वह नजारा देखकर जैसे सभी को सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नजारे के सामने। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड! गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुपते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान! अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजू को दबाकर कहा। राहुल, पापा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। गीता ने थूक कटकते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? राहुल ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तो तब वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वालों में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून तो गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली। ये तो कोई माया जाल लगता है जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली भी, और बुरी आत्माएं लोगों को अपने जाल में ऐसे ही फंसाती हैं। अर्चना की बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयावह जंगल का नजारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही है। मैंने आपको कहा था कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था,
लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। संग्राम सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो। संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी ही बात है तो आप ये बताइए कि वो कहाँ है जो इस कार से टकराया था। अर्चना भी गुस्से में चीख उठी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ प्लीज। संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो भी एकदम से चुप हो गई। पर सड़क अब भी खाली थी, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर और कोई भी नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे कि ये कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कार से कोई टकरा कर गिरा या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की आवाजों को ध्यान ना देते हुए उस जगह के आसपास का मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे से ढलान से लुढ़क कर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार भी तो बहुत स्पीड में थी, वो जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी सुन नहीं पा रहा है। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। पापा, गीता ने कहा, अगर वाकई किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वाकई वो कोई जानवर नहीं था तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अर्चना बड़बड़ाने लगी। और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, हम फंस गए हैं। पहले ही कहा था जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका कि मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए जंगल में आखिर कौन होगा? अर्चना सिंह की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय ये पागलों जैसी बात करती हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, उफ, क्या करूं मैं तुम्हारा? पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिनी तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना लाजमी है। पापा, हमें देखना होगा, हमें मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ राहुल कि तुम और पापा जो बोल रहे हो वही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा ना हुआ ना बेटा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ लिया और उन्हें हिम्मत दिलवाई कि सब ठीक है। हेलो, अरे कोई सुन रहा है क्या? कोई है वहां? कोई है? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज देने लगे। जंगल में उन दोनों की आवाजें गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन दोनों को अपनी ओर बुला रहा था, उन्हें उन आवाजों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क के किनारे की ये ढलान उन झाड़ियों में ही खत्म होती है और हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा। राहुल ने कहा। पापा,
मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे देख कर आता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर जो उन्हें लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे नहीं मानने वाले। इतने अंधेरे में अकेले मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है, अपने पापा को भी साथ ले जाओ। अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज में कहा जिसमें उनका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी आप चिंता मत करो, अगर वहाँ कोई हुआ भी तो मैं पापा को आवाज लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद के लिए। अभी उस आदमी की मदद करना जरूरी है यार। हमें अब तक पता भी नहीं है कि वो कोई जंगली जानवर ही था या कोई इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, पापा आप तब तक यही मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए उसे हाथ दीजिएगा। गीता तुम मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 2 मिनटों में आया। राहुल ये बोलकर सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता, शायद ही कोई इंसान उस घने काले जंगल में एक भी कदम बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जब से हम यहाँ फंसे हैं मुझे तो एक गाड़ी सड़क से गुजरती हुई भी नहीं दिखी। ना जाने ये काली मनूस अमावस की रात आज क्या बुरी बला लेकर आई है हमारे लिए। अर्चना पूरी तरह डरी हुई थी और बार बार भगवान का नाम जप रही थी। दूर दूर तक वाकई कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अब तो संग्राम सिंह भी गहन चिंता में डूबने लगे थे, पर वो अर्चना की बात का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये रात मुसीबत से भरी जरूर थी, पर ये अमावस और भूत प्रेत की बातें संग्राम सिंह जैसा फौज में कई साल काम करने वाला दिलेर आदमी कभी नहीं मानने वाला था। पर क्या वाकई किसी चीज को ना मानने से उस चीज के होने को नकारा जा सकता है? पर आज की रात किसी ऐसी भयानकता का संकेत दे रही थी जो किस हद तक मनहूस थी ये कोई भी नहीं जानता था। पर अभी तक कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति ये मान ले कि इन घटनाओं में अमावस की काली रात में घूमने वाली अनजान शक्तियों का कोई हाथ है। दरअसल सच्चाई जब तक सामने नहीं आती लोग उसे टाल देते हैं, पर जब वो नंगी होकर सामने आ खड़ी होती है तो उसे छुटलाना नामुमकिन हो जाता है। राहुल को गए हुए अब तक 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ना जाने राहुल सड़क किनारे दिख रही उन झाड़ियों में कहाँ गुम हो गया था। इस बात को चिंता का विषय बन जाना अब लाजमी था। ये राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? जरा देखिए ना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। अर्चना का डर अब भी चरम पर था और गीता बिना बोले अर्चना का हाथ थामे अपने डर को अपने में समाये थी। राहुल, राहुल, राहुल! संग्राम सिंह और गीता ने अगले ही पल आवाज देना चालू कर दिया, पर उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। ना ही राहुल उन झाड़ियों में कहीं नजर आया। पापा, राहुल कहाँ चले गए? मुझे अब सच में बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? हमें राहुल को उधर जाने ही नहीं देना चाहिए था। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। अब गीता ने लगभग रोना चालू कर दिया था। दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम खुद मुसीबत में ना फंस जाए। अर्चना का ममतामयी दिल राहुल के लिए चिंतित था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें बंद करो, वो जरूर आएगा। संग्राम सिंह अब भी उस स्थिति को संभालने में लगे थे, पर कुछ देर के बाद गीता और अर्चना की बातों से संग्राम सिंह भी अपने इकलौते बेटे राहुल की चिंता में घिर चुके थे। अब तो संग्राम सिंह ने भी राहुल का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जंगल उन लोगों की आवाजों को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये रात ऐसी लग रही थी जैसे पूरा आकाश काली स्याही में डूब गया हो। उनके कार एक्सीडेंट के बाद से ही जंगल ने जैसे अपना रंग बदल लिया हो। इतनी रात सड़क पर एक फैमिली और उसमें से एक सदस्य गायब था और कार का लगभग एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा था। क्या वाकई ये सब किसी नियति का खेल होने जा रहा था या सहयोग मात्र था? पर शायद
चुपचाप सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखने का समय अब जा चुका था। संग्राम सिंह राहुल को ढूंढने के लिए सड़क से नीचे उतरकर उन झाड़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। कार की जलती हुई लाइट से आसपास थोड़ा उजाला फैलाए हुई थी, जो कि ज्यादा साफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। गीता, गीता, तुम मम्मी को लेकर कार में बैठो, मैं राहुल को लेकर आता हूँ। नहीं पापा, आप भी मत जाइए। तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो, कार के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। संग्राम सिंह ने झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा। संग्राम सिंह अपनी फैमिली को इस मुसीबत से निकालने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंता उन्हें भी सताई जा रही थी। ना तो वो राहुल को छोड़ के भाग सकते थे और ना ही उसका पता लगा पा रहे थे, क्योंकि अगर फैमिली को छोड़ के जंगल में गए तो इन पर भी मुसीबत आ सकती थी। पर अब जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था, क्योंकि अब तक कोई भी उस सड़क से गुजरा नहीं था जिससे मदद की गुहार लगाई जा सके। संग्राम सिंह अपने बेटे का नाम ले लेकर जंगल में बढ़ने लगे। संग्राम की चाल आज डगमगा रही थी, पर शायद ये एक फौजी के कदम नहीं, एक बाप के कदम थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। आंखें सिर्फ राहुल को तलाश रही थी। संग्राम सिंह झाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर गीता और अर्चना को भी देख रहे थे, जो कि कार के पास ही अब तक खड़े थे और एक दूसरे को पकड़े हुए थे। संग्राम सिंह राहुल का नाम पुकारना चाहते थे, पर उनके लफ्जों पर जैसे ताला लग गया हो। वो लगातार जंगल में अंदर बढ़ रहे थे। गीता और अर्चना की नजरों से भी वो ओझल हो चुके थे। संग्राम सिंह आज किसी फौज के मिशन पर नहीं, बल्कि बेटे की तलाश में थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना काला अंधेरा अपने पैर पूरी तरह पसारे हुए था। राहुल का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया था, लेकिन तभी सामने संग्राम सिंह को एक और झाड़ियों का झुंड नजर आया। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आने लगी। वो सड़क से दूर उन झाड़ियों के अंदर आ चुके थे। गीता और अर्चना अब नजर से दूर हो चुके थे और संग्राम सिंह को इस बात का अब कोई एहसास भी नहीं था। उनके कदम उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ऐसा ही दृश्य था जैसे कोई इंसान ना चाहकर भी मूसल में अपना सर देने जा रहा हो। तभी ऐसा लगा कोई तेजी से उन झाड़ियों से बाहर आ रहा हो। संग्राम सिंह का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन बेटे को ढूंढने के जुनून में उनके डर को थामे रखा था। लगातार उनका दिल भी भगवान से दुआ करने में लगा था कि अब कोई मुसीबत दस्तक ना दे जाए। संग्राम सिंह झाड़ियों के करीब पहुंचे ही थे कि कोई झाड़ियों से एकदम से बाहर निकला और उसे देखते ही संग्राम सिंह के कदम एकदम से रुक गए और उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगा। पर वो कोई और नहीं, राहुल ही था। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।